हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि बैंकिंग के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले वोकैबुलरी यानी आपके इडियम्स। ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप एसबीआई का एग्जाम दो, आईबीपीएस का एग्जाम दो, आप आरआरबी मेंस दीजिए या फिर आपका आरबीआई ग्रेड बी, कोई भी आपके एग्जाम्स होते हैं तो देखो वोकैबुलरी सभी एग्जाम में आती है। और वोकैबुलरी में इडियम्स का एक जो पार्ट होता है ये सभी एग्जामिनेशन में पूछा जरूर जाता है। ये है आपका एंटोनिम सिनोनिम है। तो आज हम बात कर रहे हैं सारे इडियम्स पे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को यहां से एक शानदार मोटिवेशनल सी लाइन के साथ। तो वो लाइन है कि बाधाओं से निराश नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस इडियम्स की क्लास को यहां से। ठीक है, इडियम्स एक एक करके हम इसको सीखेंगे और सभी इडियम्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये लीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों इडियम आता है ब्रेक द आइस। क्या है वर्ड आपका? ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या होता है कि चुप्पी तोड़ना। जैसे कि बहुत लंबे साइलेंस के बाद अगर कोई पर्सन बोल पड़े, कोई बात अपनी आगे रखे, तो उसको कहा जाता है ब्रेक द आइस, यानी कि उस पर्सन ने चुप्पी तोड़ी है। ठीक है, उसको ही कहा जाता है आइस ब्रेक कर दिया। यानी टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, यानी कि कहीं पे जाकर के अपनी कोई बात रखना। जैसे कि शी टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एंड मेक एवरीवन फील मोर कंफर्टेबल, यानी कि भाई उसने जो है आइस ब्रेक किया, यानी कि उसने चुप्पी तोड़ी और बाकी सबके साथ वो बातचीत करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला आपके सामने आता है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, इसका मतलब टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज, यानी कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई डिफिकल्ट टास्क, उसको बहुत ही हिम्मत या करेज के साथ फेस करना, उसको कहा जाता है बाइट द बुलेट। ठीक है, एक और ऐसा ही होता है, वो होता है बाइट द डस्ट। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। बाइट द डस्ट यानी कि धूल चटा देना, सुना है ना आपने? बाइट द डस्ट, धूल चटा देना, यानी कि किसी को डिफीट कर देना। और ये अलग है बाइट द बुलेट, इसका मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को बिल्कुल करेज के साथ फेस करना। ठीक है, जैसे आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई हैव टू बाइट द बुलेट, यानी कि मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टिल आई हैव टू बाइट द बुलेट, फिर भी मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी करेज के साथ। अगला आपके सामने आता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसा कोई भी पर्सन जो लेट नाइट तक जाग करके पढ़ाई कर रहा है या अपना वर्क कर रहा है ना, तो उसको कहा जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं ताकि आप सिलेक्शन पा सकें, राइट? तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, राइट? तो शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर रिपोर्ट, उसने अपनी रिपोर्ट को फिनिश करने के लिए मिडनाइट ऑयल बर्न किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनत करने की उम्र में अगर आपने आराम कर लिया तो आराम करने की उम्र में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको भी इस समय बर्न द मिडनाइट ऑयल करना ही पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा और पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। अगला आता है हिट द नेल ऑन द हेड। नेल का मतलब आप पता है ना, कील। तो कील का जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पे हिट करना। जब आप दीवार में कील ऐसे लगा के उस पे हिट करते हो तो क्या होता है? वो दीवार के अंदर चला जाता है कील। वही चीज हो गई कि भाई किसी काम को एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट पार के साथ किया जाए। ठीक है, कहते हैं ना कि लोहा गर्म है चला दो हथौड़ा, ये वही चीज है हिट द नेल ऑन द हेड, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी कि किसी सही काम को सटीक टाइम पे सटीक एक्शन को किया जाए, उसी को कहा जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, मौके पे चौका भी कह सकते हैं। ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड द टीम्स मेन इशू वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि उसने जो है जब ये बात कही कि टीम का मेन इशू क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसने क्या किया? हिट द नेल ऑन द हेड, उसने जो है बिल्कुल सही टाइम पे सटीक बात अपनी रख दी। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्रो इन द टाल। थ्रो इन द टाल, इसको टाल प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टाल, नॉट टावल। ठीक है, टाल कहा जाएगा। तो टू गिव अप और एडमिट डिफीट, यानी कि आपने अपना टाल छोड़ दिया, थ्रो कर दिया। तो थ्रो करने का मतलब हो गया कि आपने अपने टाल को थ्रो कर दिया, यानी गिव अप कर दिया कि भाई हम सरेंडर करते हैं, हम हार मानते हैं, तो उसको ही ये कहा जाता है कि कुछ इस तरीके से आपने टाल को फेंक दिया। ठीक है, तो टू गिव अप और एडमिट डिफीट, जैसे आफ्टर फेलिंग 3 times ही डिसाइडेड टू थ्रो इन द टाल,
यानी कि वो 3 बार जब फेल हुआ उस चीज में, तो उसने अब फाइनली डिसाइड कर लिया कि यस नाउ आई हैव टू थ्रो माय टाल, अब जो है मुझे टाल को थ्रो कर देना चाहिए, यानी कि हार जाना चाहिए। अगला आता है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब क्या होता है कि वेरी रेयरली, ऐसी कोई चीज जो बहुत रेयर 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 दिखाई दे, उसको कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। जैसे माय ब्रदर लिव्स अब्रॉड सो आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून, यानी मेरा ब्रदर जो है वो अब्रॉड में रहता है, तो बहुत ही रेयर होता है कि मैं उससे मिल पाऊं, यानी वंस इन अ ब्लू मून। बोलते हैं हिंदी में ईद का चांद हो गया यार, तुम तो दिखते ही नहीं हो यार, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, है ना। चलिए आगे आता है अंडर द वेदर। अगला शब्द प्यारे बच्चों हमारे सामने आता है अंडर द वेदर। इसका मतलब टू फील सिक और अनवेल। यहां पे बेटा एक और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एक आता है अंडर द वेदर और एक आता है अंडर द क्लाउड। उसको भी बेटा आप लोग साथ में मेंशन कर लीजिएगा, अंडर द वेदर, अंडर द क्लाउड, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, अंडर द वेदर का मतलब हो जाता है कि फील अनवेल या सिक, यानी कि बीमार महसूस करना। और क्लाउड में क्या होता है कि भाई शक के दायरे में होना, शक के घेरे में होना, उसको कहा जाता है अंडर द क्लाउड, ठीक है। ध्यान रखना दोनों चीजें, ठीक है। तो यहां पे जब कोई पर्सन इस तरीके से बीमार, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो जाता है, तो वो कह सकता है कि आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। तो अब से अगर आपको कभी ऐसा कहना हो आई एम फीलिंग इल, तो आप क्या कहेंगे उसकी जगह पे, आई एम अंडर द वेदर, ठीक है। तो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे सो आई विल टेक सम रेस्ट, यानी कि आज मैं अंडर द वेदर फील कर रहा हूं, सो आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। अगला आता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यानी मान करके चलिए कि आपकी इनकम है 100 रुपए और आपको चीज खरीदनी है 150 रुपए वाली, तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है भाई मेरे लिए, यानी कि इट इज कॉस्टिंग मी एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि भाई मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा क्या है, महंगा है। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा महंगी हो, ठीक है। द लग्जरी कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि जो लग्जरी गाड़ियां होती है वो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि वो पूरा कॉस्ट एन आर्म और अ लेग, इन दोनों के वो कॉस्टिंग के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो कोई चीज महंगी है तो आज से उसको मुहावरे के रूप में बोलना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मुहावरे के तरीके से अगर आप उन चीजों को यूज करते हैं या बोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है सुनने में भी। अगला आता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। अ ब्लेसिंग इन डिस्गस यानी कि समथिंग दैट अपीयर्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्ड आउट टू बी गुड, यानी कि कोई चीज ऐसी जो स्टार्टिंग में बड़ी बुरी लगती है लेकिन बाद में वही चीज सही साबित होती है। जैसे कि जब हम अभी पढ़ाई के मोड पे चल रहे हैं, अभी आप लोग जो है स्टडी कर रहे हैं, तो अभी जो है आप लोगों को स्टडी करना बड़ा ही मेहनत का काम लगता होगा, बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन इसी में से जब आप में से कई बच्चों के सिलेक्शंस निकलेंगे तब आपको लगेगा कि यस उस अनकंफर्टेबल जोन के अंदर जो है मुझे सिलेक्शन मिला है, ठीक है। तो मतलब किसी नेगेटिव चीज, जो ऐसी चीज जो अनकंफर्टेबल है उसमें से आपके लिए कुछ अच्छा निकला है, पॉजिटिव निकला है। लॉजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्कस बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन। भाई उस जॉब को जो है क्विट करना मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्कस हुआ क्योंकि उससे बेहतर मेरे पास आ गया, यानी बुराई में एक अच्छा ही निकल जाना, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अनकंफर्टेबल के अंदर कुछ अच्छी चीज निकल के आ जाना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल इसका मतलब होता है टू मेक सम मोर एफर्ट्स देन इज एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आप एफर्ट मार रहे हैं, उससे ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है गो द एक्स्ट्रा माइल। तो शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर क्लाइंट्स। वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को मदद करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक्स्ट्रा माइल यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती है। जैसे कि मैं या हमारी पूरी RWA की टीम, सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, पूरे RWA की टीम जो है हमेशा बच्चों की हेल्प करने के लिए, बच्चों को बेहतर कंटेंट देने के लिए एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ाती है या एक्स्ट्रा मेहनत करती है। टाइम टू टाइम सरप्राइजेस आपको दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, मॉक टेस्ट या अलग अलग तरीके से, ये वही चीज है गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी कि जितना एक्सपेक्ट किया था आपने उससे ज्यादा एफर्ट या उससे ज्यादा आपको कंटेंट दिया। जैसे कि हम GGS की बात करें, ग्रामर ज्ञान सीरीज जो मेरी क्लास आई थी 125 ग्रामर रूल्स की, तो मैंने 125 बता करके आपको 135 दिए थे, याद है आपको। फाउंडेशन का आपका जो लक्ष्य बैच था वो हमें जो है खत्म करना था 60 में, मैंने जो है उतना खत्म करके फिर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस कई सारी दी थी जिसमें कि आप लोगों को एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट भी मिले मिसलेनियस का, यानी कि एक्स्ट्रा माइल हमने क्या किया, उसमें हमने एक्स्ट्रा माइल वॉक किया, एक्स्ट्रा माइल हम वहां पे गो किए, ठीक है। तो वही चीज होगी आपकी क्या बेटा, टू मेक मोर एफर्ट देन इज एक्सपेक्टेड, कि जितना उम्मीद था उससे ज्यादा मिल गया।
अगला आता है पीस ऑफ केक, यानी कि कोई चीज जो बड़ी आसान हो। जैसे कि अगर मान करके चलिए कि मैं आपको कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देता हूं, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरी मैथ कमजोर है, लेकिन आपकी मैथ बहुत अच्छी है, आप मैथ में स्ट्रांग है, तो आप क्या कहेंगे, यार ये क्वेश्चन ये तो मेरे लिए बहुत आसान है ना, मेरे लिए वो चीज मुश्किल हो सकती है। तो चलिए, जब आपने पीस ऑफ केक सीख लिया तो इससे रिलेटेड एक और सिखाता हूं, वो होता है बेटा हार्ड नट टू क्रैक। लिख लेना, हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि मुश्किल काम, मुश्किल टास्क। ठीक है, पीस ऑफ केक का मतलब बड़ा आसान काम। जैसे कि आप देख सकते हो एक केक का टुकड़ा है ना, एकदम लाल लाल चटनी लगी हुई है, तो पीस ऑफ केक। और वही हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बहुत मुश्किल काम। तो अगर मैथ का कोई साइन, थीटा, कोट, पीटा, चीको, रीटा, अल्फा, बीटा, ये सब जो क्वेश्चन है मैथ के, ये मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या कहूंगा, यार मेरे लिए तो हार्ड नट टू क्रैक है। लेकिन आपके लिए तो बड़ा आसान है, तो आप क्या कहोगे, सर हमारे लिए तो पीस ऑफ केक है। तो समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर, यानी कि ये एग्जाम तो उसके लिए बड़ा आसान था। तो जो बच्चा मेहनत करता है, जो पढ़ता है, उसके लिए तो सारे एग्जाम पीस ऑफ केक होते हैं, और जो हार्ड वर्क नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसके लिए सब कुछ ही मुश्किल होता है। अगला, वैन पिक्स फ्लाई, इसका मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी ऐसी कोई चीज जो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे हम कहते हैं, यार ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, तेरा तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं, यार तू तो कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकता, यार तू तो ये काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि यार ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो वैन पिक्स फ्लाई, तो ही विल क्लीन हिज रूम वैन पिक्स फ्लाई, यानी कि ये जैसे आपके घर वाले आपको उलाना देते होंगे, ये सुबह 5 बजे उठ के पढ़ ले, वैन पिक्स फ्लाई। ठीक है, यानी किसी भी बात को कह के उसके पीछे लगा दो वैन पिक्स फ्लाई, तो इसका मतलब आपने ताना मारा उस बात के लिए। आप लोग सुधर जाओ, मेरी क्लास में शांति से बैठ जाओ, वैन पिक्स फ्लाई। मैं आपको रोस्ट करना छोड़ दूं, वैन पिक्स। खैर, ठीक है, आर के महतो सर के बच्चे आर के महतो सर को प्यार करना छोड़ दें, वैन पिक्स फ्लाई। चलो, यानी कि ऐसी कोई चीज जो कभी हो नहीं सकती है। ठीक है, ये रहा वैन पिक्स फ्लाई। तो ही विल क्लीन हिज रूम वैन पिक्स फ्लाई, यानी कि भाई ये अपना रूम कभी भी क्लीन कर ही नहीं सकता। आप लोग भी नीचे कमेंट करके कोई सेंटेंस लिख के बताना वैन पिक्स फ्लाई का। ठीक है, बढ़िया सा। अगला आता है स्पिल द बीन्स, बीन्स को स्पिल कर दिया, हर जगह फैला दिया, छितरा दिया। ठीक है, तो टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, तो शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि जो है उसने क्या कर दिया, बीन्स को स्पिल कर दिया, यानी कि उसने सारा सरप्राइज का भांडा फोड़ दिया। सरप्राइज जो हम सोच रहे थे, वो सारा सरप्राइज उसने बता दिया। जैसे कि एक बार हुआ था कि मेरा बर्थडे था जब, तो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे बर्थडे पे सरप्राइज देने के लिए एक अलग से ग्रुप वगैरह बनाया था टेलीग्राम पे, सारे स्टूडेंट्स को जोड़ा, विपिन ने और प्रियंका कुशवाहा सबने मिल करके, और फिर जो है उन्होंने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया। बट क्लास में क्या हुआ कि दूसरे बच्चों ने आकर के क्या कर दिया, स्पिल द बीन्स, उन्होंने बीन्स को स्पिल कर दिया, मतलब सीक्रेट को रिवील कर दिया कि वी आर थिंकिंग अबाउट दिस, राइट, कि हम जो है प्लान कर रहे हैं सरप्राइज देने का। तो हमने क्या कहा कि यार तुमने तो क्या कर दिया, बीन्स को स्पिल कर दिया, यानी बीन्स को फैलाने का काम कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। जंप ऑन द बैंड वैगन टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग फैशनेबल, जैसे कोई चीज जो ट्रेंड में चलती है तो लोग भी वही करने लग जाते हैं। कोई भी चीज है ना, जैसे एक टाइम पे काचा बादाम पे सारे बना रहे हैं टिकटॉक वीडियो, तो सारे वही करने लग गए। उसके बाद दूसरा कुछ ट्रेंड आया है ना, तो सारे वही करने लग गए। मतलब जो चीजें ट्रेंड में चल रही होती है, ठीक है, तो हर कोई उस वही काम करने लग जाए, तो हम क्या बोलते हैं, यार ट्रेंड के साथ चलता है, गो विथ ट्रेंड। तो हम कहेंगे कि जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन। तो ही जंप ऑन द बैंड वैगन एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि सारे वही काम कर रहे हैं, तो चलो हम भी वही काम करने लग जाएं, वो भी वही कर रहा है, चलो हम भी वही कर लें। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो ये बैंड वैगन की, भाई ये भी इसमें चढ़ना चाहता है, ये भी है ना, हर कोई एक ही काम को करने के पीछे पड़ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। हिट द सेक, हिट द सेक, अब ये क्या होता है, तो टू गो टू बेड, हिट द सेक, इसका मतलब टू गो टू बेड, यानी कि भाई चलो अब सोने चलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हिट द बेड। ठीक है, क्या वो जो है बेड को उसने हिट किया जोर से, तेरी तो ऐसे नहीं। तो अब अगर आपको नींद आने लग जाए रात को, तो आप अपनी मम्मी को कहते, मम्मी अब मैंने को थक गई हूं, मैं जा रही हूं मैं सोने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू हिट द बेड, आई एम गोइंग टू हिट द बेड। वैसे एक और होता है हिट द रोड, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी। ठीक है, अगला आता है आई एम एग्जॉस्टेड सो आई एम गोइंग टू हिट द सीक, यानी कि हिट द सीक, अब मैं सोने जा रहा हूं, तो अब जो है मैं थक गया हूं। अगला, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ
ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली रूप से ना लेना, सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करना। यू शुड टेक हिज वर्ड विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि तुम्हें जो है इनके शब्दों को कैसे लेना चाहिए, ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह, मतलब जो है प्रॉपर तरीके से इनको, मतलब ऊपर ऊपर से जो आपके डाउट्स है उसको सॉल्व करना चाहिए, या फिर इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ सीखना चाहिए। आगे चलते हैं, ये वाला बेटा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। टू मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट यानी कि दो छोर को मिलाना, यानी टू मैनेज फाइनेंशियली विथ लिमिटेड इनकम, यानी कि अपने फाइनेंस को अपने इनकम से मीट कराना, यानी कि भाई बैलेंस बना के चलना, कि आप इतना अर्न कर रहे हो, इतना कमा रहे हो और इतना खर्च कर रहे हो, तो कमाई और खर्चा उसको बैलेंस करके रखना, उसी को कहते हैं मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट। समझ में आई बात? तो टू मैनेज फाइनेंशियली विथ लिमिटेड इनकम, विथ राइजिंग प्राइजेस इट इज डिफिकल्ट फॉर मैनी टू मेक एंड्स मीट, यानी कि जिस तरीके से जो मतलब बढ़ती चली जा रही हैं चीज़ों की कीमतें, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है मेक एंड मीट्स करने में, यानी कि वो अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कि ये इसका पैसा और ये इसका सारा एक्सपेंसेस, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको मैनेज कर पाना, राइट। आगे चलते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या है कि भाई टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन, किसी गलत इंसान को डांट लगा दिया आपने, भाई उसकी तो गलती भी नहीं थी और उसको इतना सुना दिया हमने, तो हम क्या कहेंगे कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। या फिर कोई पर्सन जो कल्प्रिट नहीं है और उसको दोषी ठहरा रहे हैं कि पक्का कंचन ने ही मेरा यहाँ पे मेरी पेंसिल रखी थी, इसी ने चोरी की होगी, देखो शकल से चोर लग रही है ये, या फिर सुमली ने ही निकाला होगा यहाँ से पेंसिल का डब्बा, ठीक है, प्रियंका कुशवाहा ने ही यहाँ से पेन चुराया है, तो यानी कि हम जो है उस पर्सन ने वो काम किया भी नहीं और हम क्या कर रहे हैं, उसको दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है, जो दोषी नहीं है हम उसको दोषी ठहरा रहे हैं और जो दोषी है उसको कुछ कह ही नहीं रहे। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इफ यू थिंक आई एम गिल्टी यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जैसे कि आप देखो ये डॉगी है, अब बिल्ली इस वाले पेड़ पे चढ़ी हुई है और डॉगी भौंक कहाँ रहा है, इस वाले पे, यानी कि बिल्ली और डॉगी को यहाँ वाले पे बार्क करना चाहिए था लेकिन इस पे कर रहा है बार्क। ठीक है, यानी कि जो दोषी है उस पे नहीं आप बार्क कर रहे हो, मतलब उस पे आप नहीं दोष ठहरा रहे हो। अगला आता है हिट द बुक, हिट द रोड मैंने पीछे बताया था, हिट द सेक बताया था, अब हिट द बुक आ जाओ। हिट द सेक यानी कि सोने के लिए जाना, कि नींद आ रही है भाई सोने चलो, हिट द सेक। हिट द रोड यानी स्टार्ट अ जर्नी, और आता है हिट द बुक टू स्टडी इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है पूरी शिद्दत से पढ़ाई करना, आज तो भाई साहब पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, है ना, पूरी की पूरा होमवर्क अच्छे से कर लेंगे। तो टू स्टडी इंटेंसली यानी कि पूरे शिद्दत से पढ़ाई करना। आई हैव एन एक्स्ट्रा टुमारो सो आई नीड टू हिट द बुक, अब मेरे पास कल जो है टाइम है तो मैं कल पूरा का पूरा सिलेबस अपना एक बार रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी, हिट द बुक। अगला आता है ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि कोई सिचुएशन जो ऑलरेडी बैड है उसको और बुरा कर दिया आपने और वर्स कर दिया, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, उसको ही कहा जाता है बेटा क्या, ऐड फ्यूल टू फायर। ठीक है, हिज रूड कमेंट्स जस्ट एडेड फ्यूल टू फायर, यानी कि जैसे आप देखो ये खासकर लड़कियां ऐसे ना, है ना, लड़कियां ये अपने दोस्तों को ही लड़ा देती है, देख तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, पता है क्या बोल रही थी तेरे बारे में। ठीक है, अब वो अगले को जाके बोलेगी बे भाई देख तेरे बारे में ऐसा कह रही थी, तो वो ऑलरेडी जो सिचुएशन खराब है उसको और ज्यादा खराब कर दिया, सिचुएशन को बुरा कर दिया। अगला आता है ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, तो एक्सट्रीमली हैप्पी, जैसे बोलते हैं ना यार वो तो इतना खुश है आज तो वो 7वें आसमान पे पहुंच गया खुशी से। ठीक है, यानी कि बिल्कुल खुशी से 7वें आसमान पे पहुंच जाना, हिंदी में 7वें आसमान पे, इंग्लिश में 9वें आसमान पे है। ठीक है, तो शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर गेटिंग हर ड्रीम जॉब, जब उसको उसकी ड्रीम जॉब मिल गई तो वो 7वें आसमान पे पहुंचा। आप बताइए आप अपनी जिंदगी में क्या पाने के बाद ही 7वें आसमान पे पहुंचेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। जॉब, राइट, गवर्नमेंट जॉब। अगला, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब बॉल तुम्हारे हिस्से में आ गई है, अब तुम्हारी बारी है उसको हिट करने की, यानी कि इसका मतलब हो गया कि भाई अब तुम्हारी बारी है टास्क कंप्लीट करने की, तो इट इज अप टू यू टू मेक नेक्स्ट डिसीजन, अब तुम्हारी बारी है, अगला डिसीजन अब तुम्हें लेना है, तुम्हारे हिस्से का काम अब आ गया है, तो उसी को कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, जैसे मान करके चलिए प्री का एग्जाम था आरआरबी का, तो आरआरबी प्री में सिर्फ रीजनिंग और मैथ आती है, तो ऐसे में रीजनिंग और मैथ जब प्री का हो गया, अब द बॉल इज इन आर कोर्ट, यानी मैं और फिर पीयूष सर, हम दोनों के जिम्मेदारी में हिस्से में जिम्मेदारी का पार्ट आ गया कि भाई अब इंग्लिश और जीए का भी काम पड़ेगा। ठीक है, आरआरबी में, तो वही द बॉल इज इन माई कोर्ट, द बॉल इज इन आर कोर्ट, ऐसे करके बोला जाएगा। ठीक है,
आई हैव डन ऑल आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। भाई मैं जितना कर सकता था कर दिया, अब तुम्हारी बारी है इसके आगे प्रोसेस करने की। अ पेनी फॉर योर थॉट, इसका मतलब क्या होता है? आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, मतलब किसी पर्सन से पूछना भाई क्या सोच रहे हो यार इतनी देर से, कोई बात है क्या, बता दो यार, कुछ बात है तो बता दो। जैसे देखो अपने मन में मत रखो, ठीक है? ऐसा होता है ना कई बार, कई लोग आपसे, अरे मन में मत रखो, कुछ बात है आप शेयर कर सकते हो, पक्का, तेरी कसम किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का बता दे बहन क्या बात है। वो बेचारी विश्वास करके बता देती है, तो तुम जा करके ढोल बजा के, सुनो सुनो सुनो, इस लड़की को ये दिक्कत है ना, इसने मेरे को अपने राज की बात बता दी, ठीक है? तो वही है, अब पैनी फॉर योर थॉट, यानी कि आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, यानी कि कोई पर्सन क्या सोच रहा है उससे उसके बारे में पूछना। तो यू हैव बीन क्वाइट, आई अ पैनी फॉर योर थॉट्स, ठीक है? अ पैनी फॉर योर थॉट्स यानी कि उस चीज से वो बातें निकलवाए, पूछे। अगला आता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, यानी कि अब आपने एक फेलियर देख लिया, अब आप बिल्कुल शुरू से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि कोई बच्चा है, मेहनत करी, आरआरबी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, प्री नहीं निकल पाया, अब वो आईबीपीएस या एसबीआई के लिए बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा है, बिल्कुल मतलब जीरो से नई शुरुआत कर रहा है, उसी को कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर। द प्रोजेक्ट फेल्ड, सो वी आर बैक विद द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि अब जो है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब हम वापस जो है शुरू से ही शुरू कर रहे हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। एक था बेटा क्या, एक था कि इंटेंशन के साथ आप जो है किसी सीक्रेट को रिवील कर दो, तो वो क्या था बेटा? स्पिल द बीन्स सिखाया था। अगर कोई पर्सन किसी चीज बात को इंटेंशनली रिवील कर देता है तो वो तो हो जाता है क्या कि स्पिल द बीन्स, ठीक है? स्पिल द बीन्स, ठीक है? एक होता है कि भाई गलती से आपने रिवील कर दिया, गलती से, कि मौतें निकल गई आपकी, किसी के बारे में कोई राज की बात थी आपके, गलती से मौतें निकल गई, तो आप क्या कहते हो कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज, गलती से उसने रिवील कर दिया। जानबूझ के किया तो कहेंगे स्पिल द बीन्स, गलती से हुआ तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगला आता है कट कॉर्नर, टू डू समथिंग द इजिएस्ट और चीपेस्ट वे ऑफन बाय सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, यानी कि किसी काम को सस्ते में निपटा देना, कहते हैं ना जुगाड़ करके कर देना, उस काम को जुगाड़ से फिट कर देना, ठीक है? ताकि पैसा भी बच जाए और टाइम भी बच जाए। जैसे कि ये तरीका था सही जाने का, लेकिन यहीं से निकल गए, चलो रोड से ना जाके जंगल जंगल से गए, थोड़ा सा टाइम बच गया, यानी कि एक तरीके से क्वालिटी जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज हो गया कहीं ना कहीं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जुगाड़ से कोई काम निपटा लेना। तो दे कट कॉर्नर इन कंस्ट्रक्शन लीडिंग टू सेफ्टी इशू, ठीक है? तो अब जो है सेफ्टी इशू का काफी दिक्कत आ गया है, क्योंकि कट कॉर्नर उन्होंने किया। समझ में आई बात? यानी किसी चीज को प्रॉपर ना करके पूरे अच्छे प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो करते हुए करना चाहिए था, लेकिन क्या किया? कट कॉर्नर कर दिया, जुगाड़ से ऊपर ऊपर से काम निपटा दिया। अगला आता है सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस यानी कि टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, यानी कि एक तरीके से कि आप जो है ये बड़े परेशान उस बात को सोच करके कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, कि भाई वो डिलेमा की स्थिति, यानी कि परेशानी की स्थिति में आ जाना, कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाना कि क्या करूं। जैसे मान करके चलिए हमारे ये स्टूडेंट है प्रिंस गौतम, अब ये कंफ्यूजन में है कि मैं आईबीपीएस पीओ में जाऊं, एसबीआई पीओ में जाऊं, आरआरबी क्लर्क में जाऊं, भाई तीनों में सिलेक्शन हो गया मेरा, तो अब मैं किस में जाऊं? तो ऐसे में ऑब्वियसली एसबीआई पीओ ही जाएगा, तो ऐसे में ये बड़ा कंफ्यूजन में है। उसके बाद फिर जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन, 4 फोटो आई है, किससे करूं? जॉब लग गई लड़के की, अब 4 फोटो आई है, किससे करूं? ठीक है, इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं, सारी ही सुंदर है ना? तो अब बेचारा जो है रात को इंस्टाग्राम पे ढूंढने, नाम डाल डाल के कि तुम इंस्टा पे हो क्या? चलो खैर, तो इसका मतलब हो गया सिट ऑन द फेंस, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति में होना, डिलेमा की स्थिति में होना, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली सिचुएशन। तो टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, यानी कि डिसाइड ना कर पाना कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि ऐसी टेंशन भगवान आप सबको दे कि भाई कौन सी वाली जॉब में जाऊं, भाई इसमें भी सिलेक्शन हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, कौन सा चुनूं? फिर आप मुझे फोन करके कहोगे सर मेरा एसबीआई में भी हो गया, मेरा आईबीपीएस में भी हो गया, मेरा उसमें भी हो गया, मेरा नाबार्ड में भी हो गया, सर बताओ किस में ज्वाइन करूं? तब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये तो अच्छी वाली टेंशन है, ठीक है? चलो, ही इज सिटिंग ऑन द फेंस रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इश्यूज। अगला आता है पुल समवन्स लेग, यानी कि किसी की टांग खींचना। असली में टांग नहीं खींचना, इसका मतलब होता है किसी से चुटकी लेना, होता है ना कि किसी को टीज करना, जोक करना किसी पे। तो शी थॉट शी वाज सीरियस बट ही वाज जस्ट पुलिंग हर लेग्स, यानी कि वो जो है उसको लगा ये सीरियस है, लेकिन जस्ट वो उसकी टांग खींच रहा था। जैसे होता है ना, ओए भाई किससे बात कर रहा था फोन पे, ओए भाई बेटे, अब वो कह रहा है भाई कसम से यार मेरी दोस्त है,
अरे बेटे मुझे सब पता है तेरी दोस्त है, तो आप लोग क्या करते हो, उसकी टांग खींचते हो। अरे भाई कसम से मेरी दोस्त है। ना ना, हो ही ना सकता। वैसी लड़कियों में भी होता है। किससे बात कर रही थी? अरे वो मेरा एक फ्रेंड है। अरे हाय तेरा फ्रेंड है। तो मतलब लड़कियां भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं, सही कह रहा हूँ? लड़कियों बताना कमेंट करके एक बार, ऐसा होता है? तो वो भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ओए बहन मेरे को पता है तेरा दोस्त वही है ना, वही छपरी बाइक वाला। ठीक है। अरे नहीं यार, दोस्त है, बस हम दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। तो एक दूसरे की क्या होती है, टांग खींचती है। ऐसे करके होता है कि नहीं होता, बताना कमेंट करके, और आप भी अपनी तरफ से एक सेंटेंस जरूर लिखना। ठीक है। मैं भी कई बार आप लोगों की खींचता हूँ टांग। अगला आता है कॉल इट अ डे। इसका मतलब टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी कि अब आप थक गए, थकावट हो गई यार, अब नहीं कर रहा काम मैं, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉल इट अ डे, यानी अब नहीं कर सकते काम, थक गए। तो टू स्टॉप वर्किंग, इट इज ऑलरेडी लेट, इट्स लेट्स कॉल अ डे, कॉल इट अ डे, यानी कि इस काम को रोक देना। ठीक है। अगला आता है बेटा बर्न ब्रिज। इसका मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप इन अ वे दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न, यानी कि किसी से ऐसा ब्रेकअप करना कि वापस आने की कोई उम्मीद ही नहीं हो। किसी से ऐसा साथ छोड़ देना, इस तरीके से साथ छोड़ देना जैसे बर्न द ब्रिज, ब्रिज को बीच से ही बर्न कर दिया कि अब वापस वो मिल ही नहीं सकते। ठीक है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी चीज की वजह से। डोंट बर्न ब्रिज विद योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, यू माइट नीड देम समडे, यानी कि जो है इस तरीके से भी रिलेशन को नहीं तोड़ना चाहिए कि दोबारा जुड़ ही ना सके, है ना? तो ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए बेटा कमेंट करके बताना इनमें से आपका फेवरेट इडियम कौन सा था, और आपको इनमें से कौन सा पहले से पता था, कमेंट करके बताना। और आप भी इनमें से जो भी आपका इंटरेस्टिंग और बड़ा फेवरेट वाला इडियम रहा उसका नीचे कमेंट करके बताना। और सबका बता दिया तो और अच्छी बात है, 30 के 30 इडियम्स के एक एक एग्जाम्पल भी अगर आप दे सकते हो दे देना, या फिर 2-4 के भी दे दोगे तो चलेगा। ठीक है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो YouTube का टाइम टेबल है फिलहाल वो कुछ इस तरीके से है। YouTube का टाइम टेबल SBI PO का 9 बजे क्वांट, 10 बजे रीजनिंग और 11 बजे इंग्लिश, ये SBI PO का है। उसके बाद नाबार्ड का OA का यानी कि ऑफिस अटेंडेंट का, इसकी 12 बजे बेटा रीजनिंग की क्लास, ये YouTube का है, 12 बजे रीजनिंग की क्लास, 1 बजे क्वांट की क्लास, 2 बजे इंग्लिश की क्लास, 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास। फिर उसके बाद बेटा NIACL AO, ECGC PO, IBPS PO मेंस, इसके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी बेटा हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्लास स्टार्ट हो जाएगी 4 नवंबर से। ठीक है। 4 नवंबर से शाम के 7 बजे, कितने? शाम के 7 PM पे तो ये क्लास रहने वाली है, तो सारे बच्चे इस क्लास में जरूर अटेंड करना। ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब ऐसे राइटिंग इसमें हम करवाएंगे। बाकी मेरा जो प्रॉपर अभी शेड्यूल चल रहा है बेटा, ये सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल, 11 बजे बेटा SBI PO क्लर्क, ठीक है, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट हुआ, 28 अक्टूबर। उसके बाद 2 बजे नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट 2024, इसकी क्लासेस। 4 बजे बेटा फाउंडेशन एप्लीकेशन, और उसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो कि आपका 4 तारीख से स्टार्ट होगा, किस पे? तो आपका यूट्यूब पे चलेगा। ठीक है। शाम के 7 बजे, राइट। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों SB फाउंडेशन में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बेसिक से मैंने इसमें इंग्लिश सिखाई हुई है। अभी ये क्लास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस बैच को स्टार्ट हुए, तो आप चाहें इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो 1199 रुपए में। ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि टेलीग्राम के फ्री डाउट ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है या हमसे डायरेक्ट बात करनी है तो कैसे करोगे? फ्री कोर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है बैंकिंग फाउंडेशन, इस पे क्लिक करो, टेलीग्राम पे क्लिक करो, और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ जाओगे। और आपको जो भी डाउट पूछना है, जो भी सवाल जवाब करने हैं, आप हमसे कर सकते हैं वहां से हमारी ID निकाल के। ठीक है। चलिए अभी इस सेशन को एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, बाय बाय।